जी, स्वागत है आपका आज के खेल चौपाल कार्यक्रम में। हेलो सर। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव आज आप सभी के सामने रखेंगी। अपने बारे में और डिटेल इस मंच के माध्यम से हम सभी के समक्ष जानकारियाँ दे सकेंगे और लोगों को एक मोटिवेशन के हॉकी और सभी स्पोर्ट्स को लेकर के मोटिवेशन फैक्टर को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी सर। तो सबसे पहले एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत खेल चौपाल पर और मैं चाहूंगा कि आप अपने खेल की जो जर्नी है अब तक की उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने 2014 में हॉकी स्टार्ट किया था खेलने के लिए। यही कैंट में ही जी। माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं 7-6 क्लास में थी तो इधर गेम होता था और कैंटोनमेंट की टीम जाती थी मतलब खेलने के लिए। तो काफी सारे मेरे टीममेट्स वगैरह जाते थे खेलने के लिए, फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं नहीं खेलती थी उस टाइम। मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि खेलो, अच्छा गेम है ये वो। मैंने कहा नहीं, हॉकी अच्छा गेम नहीं है, हॉकी से चोट वगैरह लगती है, मुझे नहीं खेलना है। तो इधर अभिषेक सर थे एक स्कूल में ही हमारे, तो उन्होंने बोला कि तू हॉकी खेल, तेरी स्पीड अच्छी है, तू करेगी तो तू कुछ कर सकती है। तो मैंने 1 महीना या 1.5 महीना मैंने उनके अंडर में स्कूल में ही रह के प्रैक्टिस किया। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ हॉस्टल भी होता है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। अगर मैं वहां से प्रैक्टिस करूंगी तो मैं और आगे जा सकती हूँ। फिर मैं वहां पे एक बार मेरे फादर मुझे लेके गए कि चल मैं तुझे वहां लेके चलता हूँ, क्या पता तेरा वहां पे कुछ हो जाए। फिर मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे नीलम सिद्दीकी मतलब कोच मेरी मुझे मिलती है। उन्होंने जी। मुझे काफी टाइम देखा खेलते हुए कि मुमताज कर सकती है या खेल सकती, कुछ उनको ऐसा लगा। छोटी भी थी काफी, मुझे पढ़ना लिखना भी उस टाइम बिल्कुल नहीं आता था। तो 10 रुपए का फॉर्म मिलता था हॉस्टल का। तो मैम ने मेरी जी। बोला कि बेटा तुम ये फॉर्म फिल करो। मुझे फिल भी करना नहीं आता था क्योंकि उतने समय तो मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। फिर मैम ने मेरा एडमिशन किया, फॉर्म वॉर्म सब भरा। फिर ट्रायल वगैरह होते हैं काफी सारे, यूपी के जितने भी बच्चे अच्छे रहते हैं उनका ट्रायल वगैरह सिलेक्शन होता है 5-6 लड़कियों का। फिर मेरा हॉस्टल हो जाता है 2014 के ही लास्ट में। मेरा हॉस्टल में ही एडमिशन हो जाता है। तो मुझे उतनी समय तो कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर मेरी मैडम ने काफी मुझे ध्यान दिया कि तुम ये कर सकती हो। मारा पीटा बहुत, मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत ज्यादा। और हॉस्टल में मैं 1 साल रही हूँ उनके अंडर में। फिर मेरा उधर से इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन होता है। मैंने 2015 में छत्तीसगढ़ मैंने टूर्नामेंट खेला था जाके। तो वहाँ पे जी। जूनियर नेशनल हुआ। तो मेरी एज बहुत छोटी थी उतनी समय। तो मेरे कोच ने, राशिद अजीज खान ने मतलब बोला कि इस लड़की को देखिए मैम, आप सिलेक्शन करिए, ये लड़की कैंप में जाने लायक है। तो उस टाइम तो मैं जी। बहुत छोटी थी। तो मेरे जो सिलेक्टर थे वहाँ पे असुंता लाकड़ा मैम, तो उन्होंने बोला नहीं ये बच्ची आएगी आने वाले समय में, लेकिन अभी तो ये बहुत छोटी है। तो मेरे सर तो थोड़ा निराश हो गया, नई लड़की को जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कोई नहीं, तू मेहनत कर, तू आज नहीं तू कल जाएगी। फिर मैंने काफी जी। मेहनत वगैरह किया। फिर मैंने जूनियर नेशनल खेला भोपाल में। उससे पहले भी मैं काफी खेल चुकी थी। फिर मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन होता है। फिर 2016 से मैं अभी तक इंडिया कैंप में हूँ। जी। मैंने आपके बारे में सुना है कि पहले आप एथलेटिक्स में थी, एथलेटिक्स से फिर आपने हॉकी ज्वाइन किया। तो जी, मैं एथलेटिक्स का करियर कैसा रहा? एथलेटिक्स में आपने कितना समय बिताया? एथलेटिक्स में मेरा कोई करियर नहीं था सर। बस टाइम पास था, मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन किया कि अगर मैं करूंगी, मुझे लालच थी यार कि ये अब मैं दौड़ूंगी तो मुझे मेडल मिलेगा, मेडल मिलेगा तो मेरा अच्छा। नाम होगा, ऐसे वैसे था। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे एथलेटिक्स ज्वाइन करनी है, ये था। जी। सो आई मीन एथलेटिक्स के बाद फिर आपने हॉकी ज्वाइन किया और हॉकी हॉकी की जो आपने जर्नी बताई और यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। खिताबी मुकाबला हम भले न जीत पाए बट मैच होता है, एक मात्र गोल होता है और शुरू में के 40 सेकंड में ही आपने गोल कर दिया। तो जो एक फैक्टर अभी आपने मेंशन किया कि आपने को आपके कोच ने कहा कि अभी भी बहुत छोटी है, तो उस छोटी बच्ची ने जब इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा गोल किया, तो इसके पीछे की जो कहानी है, जो एक हम बोलते हैं स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैलेंस, क्योंकि अभी मैं आपके कई सारे इंटरव्यूज और कार्यक्रम देख रहा था जिसमें
हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान अखबार का शिखर समागम एक इंटरव्यू पैनल पे आपने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस ऊपर लेवल पे जाएंगी और इस तरीके से खेलेंगी। तो उस इमोशनल चीज़ों को आपने कैसे टैकल किया? लाइक आपके लिए वो पहली बार ट्रिप थी बाहर जाने का, इंडिया से बाहर, समय का काफ़ी जो चक्र होता है बदल जाता है सुबह शाम, तो वो कैसे मैनेज किया और प्रेशर कैसे हैंडल किया? सर मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इंडिया कैंप होता है और अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मैं हॉस्टल में रहती थी, एक हॉस्टल में इंसान जाता है ना तो एक माइंड सेट होता है कि हॉस्टल में जाना है तो जॉब पक्की है। तो मैं सिर्फ मेरा यही एम था कि मैं अगर हॉस्टल जाऊंगी तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा मेरी जॉब लग जाएगी तो कुछ पैसे आएंगे। मेरे सिर्फ ये थिंक थी और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा था। जब मैं हॉस्टल में गई, मैंने खिलाड़ियों को देखा, मतलब मेरे हॉस्टल में जो दो तीन सीनियर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, जैसे श्रेया है हमारे सीनियर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। मैं उनको देख के कहती थी वो इतनी अच्छा, वो ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने काफी हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस किया है और अभी भी करना चाहती हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग रहा है। मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, नीलम सिद्दीकी और आशीष सर। वो आज भी मुझे मारते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरी गलतियों पे रोक टोक, आज भी उसी तरीके से प्रैक्टिस। वो मतलब मुझे ये नहीं जताते कि मैं क्या हूँ, वो बस ये चाहते हैं कि अभी और आगे जाना है, अभी तुम कुछ नहीं हो, बहुत मेहनत करनी है तुमको। जी बिल्कुल। कैसा लगा जब वापस आप यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके आए और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले? सर पहली बात तो यूथ ओलंपिक्स हम गए, उससे पहले हम क्वालिफाई करे थे बैंकॉक में ही, तो क्वालिफाई हो गया था, हमें पता था हम अर्जेंटीना जाना है। हमने ये नहीं गोल सेट था कि हमारा वहाँ मेडल होगा। हमने यूथ ओलंपिक्स बहुत बड़ी चीज होती है हम जैसे जूनियर्स लोगों के लिए, तो ये माइंड नहीं सेट था कि हम मेडल लेके आएंगे। ये था कि हाँ खेलने जा रहे हैं, क्या होगा कुछ नहीं पता। जी जब वहाँ पे फर्स्ट मैच खेले और धीरे धीरे, फर्स्ट मैच अच्छा नहीं खेले हमारी इंडिया टीम, सेकंड मैच अच्छा नहीं खेली, लेकिन धीरे धीरे मतलब अपने आप को इम्प्रूव करती गई, डे वन डे इम्प्रूव करी और हम हर मैच जीतते गए। हर मैच, सिर्फ एक मैच हारे थे अर्जेंटीना से, बाकी सारे मैच जीते थे और हर एक मैच का बहुत अच्छा था सर। जी। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पोर्ट्स में बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं, इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है फैसिलिटी का होता है। तो जी आपने भी कहा, खुले मंच पर भी कहा, आपने ये भी कहा कि जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आए तो आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉमिस किया गया था। चीफ मिनिस्टर से भी बहुत सारी फंडिंग की प्रॉमिस की थी आपने, अपने परिवार का बैकग्राउंड बताया और 1.5 साल तक आपने बताया कि आज 1.5 साल हो गए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो इस बारे में जो एक एथलीट है, एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो यही कहता है कि जब मुझे खेलना होता है मुझे उस टाइम पे सपोर्ट मिलना चाहिए। और हमारे देश में जब प्लेयर जीत करके कुछ अच्छा करके आ जाता है तो उसको सपोर्ट देने की बात होती है। तो इस पर आपकी क्या राय है और अब तक आपका क्या कि अनुभव रहा मुझे, है? जहाँ तक कि मुझे सपोर्ट जिससे मुझे मिलना था मुझे मिला। मैं यूथ ओलंपिक्स खेल के आई हूँ और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया, हमसे लंच डिनर सब हुआ, उन्होंने मुझे कैश अवार्ड दिया हमारी टीम को। मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। सबसे सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए वही है सर कि मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे कुछ कैश अवार्ड दिया ताकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा सुधरे, मेरी डाइट का उन्होंने इतना पैसा दिया कि मैं अपनी डाइट और अपने घर वालों को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती हूँ। और जी आज मेरे साथ सपोर्ट नहीं है लेकिन कल होगा, सब मुझे देखेंगे। अभी मैं छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए थोड़ा, और मेरे कोच लोग हैं मेरा साथ देने के लिए बस। आपका साथ देने के लिए पूरा देश है और हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी रखते हैं कि आप देश को ओलंपिक में क्वालिफाई करें और देश के लिए मेडल जीतें। और अभी आपका बहुत सारा करियर बाकी है, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे बात हम करना चाहेंगे, जो आपकी ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहेंगे और अभी वर्तमान समय में भी जो कोरोना काल है उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि 2020 ओलंपिक, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप आज नहीं खेल पा रही हैं वो इंडियन टीम के साथ, बट अभी जो टीम है वो मेडल जीत करके आए और आने वाले ओलंपिक में आप खुद इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं और इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहती हैं। सो तो उस बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जब से कोरोना शुरू हुआ है मार्च से, बहुत सारे क्वालिफाइंग इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेनिंग पे कितना असर पड़ा है? ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, पहले कैसे होती थी? सर हमारा तो बस अभी तो एक ही एम था, क्योंकि मार्च में हमारा 6 मार्च से
कोरिया जाना था एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था, उसी की ट्रेनिंग कर रहे थे बैंगलोर में। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कोरोना चल रहा है, कुछ भी सब बंद हो सकता है। फिर अचानक से पता चला सारे इवेंट्स मतलब डिले हो चुके हैं, अब इस साल कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम घर पे आते हैं, तो घर पे तो लखनऊ में तो बहुत बुरी स्थिति थी सर, हमारे इधर वाले तो पूरा रेड जोन था। काफी टाइम तो ऐसा हुआ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और प्रैक्टिस के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हुआ, काफी टाइम प्रैक्टिस नहीं हुई है। अब तो थोड़ा सा सही हुआ है हमारा कैंप, तो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, लेकिन बहुत ऐसा लगता है अनफिट हो चुके हैं और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, जाना चाहते हैं वापस कैंप में। कोरोना के टाइम में कैसा रहा जब लॉकडाउन रहा, तो उस टाइम आपने कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो मैदान में ट्रेनिंग होती है, जैसा आपने बताया आपके कोच अभी भी आपको डांटते हैं, वो हर कोच का एक पैटर्न होता है, क्योंकि वो खिलाड़ी को परफेक्शन के रूप में प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहते हैं। तो कोरोना के टाइम में आपने क्या ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज अपनाए और क्या किया? मैंने जो उस टाइम तो सर मैंने घर में कोर किया है, और हॉकी बॉल से ऐसे ही ड्रिबलिंग वगैरह कर सकती थी। मतलब मेरा तो घर इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ एक कमरा है, उसी में भाई बहन माँ बाप सब लोग उसी में रहते हैं। तो जब मुझे करना रहता था तो मैं अपने घर वालों को बाहर भेज देती थी कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मैं उनके सामने कंफर्टेबल नहीं रहती थी करने के लिए, तो वो निकल जाते थे बाहर, तब मैं अंदर करती थी सर। आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगी? जैसे अभी आपने स्टेडियम में एंट्री पाई, स्टेडियम के बाद फिर आपने बैंगलोर सेंटर में आपको जगह मिला, तो अभी लखनऊ से बैंगलोर और इंडिया की टीम में आप लगातार अपनी जगह बनाने में कामयाब हैं। तो भविष्य को आप किस तरीके से देखती हैं और कैसी ट्रेनिंग के बाद? हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, इंडिया कैंप में भी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि हाँ मेरा भी मन करता है कि मुझे करना। उस ट्रेनिंग से हर एक दिन से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जो सीखने को मिलता है वो मैं मैच में इम्प्रूव करती हूँ कि हाँ मैंने इस चीज पे फोकस किया था, आज मैंने ये चीज किया है। तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होती है। फिर कैंप से हम जब घर आते हैं तो मेरा केडी सिंह बाबू सोसाइटी है, जिधर मेरे कोच मुझे प्रैक्टिस कराते हैं, उस चीज पे फोकस कराते हैं जो चीज मेरी कमजोर है। काफी चीजें मतलब कि 1 वर्सेस 1 मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, टचिंग गोल में कर सकती हूँ लेकिन 1 वर्सेस 1 शॉट नहीं ले पाती हूँ। मतलब काफी सारी मेरे में भी कमजोरियां हैं, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, उस चीज पे मेरे सर फोकस करवाते हैं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ सर। आप बार बार कहती कि आप अभी बहुत छोटी हैं, बट आपने जो बड़े कारनामे कर रखे हैं वो देश में सबको नहीं मिलते। जितनी आपकी उम्र है उससे भी उसकी 2 गुना लोग मेहनत करते हैं और ट्राई उस उम्र तक भी कोशिश करते हैं कि एक बार उनको देश के लिए खेलने का मौका मिले। तो आप अपने काम से बहुत बड़े हो चुके हो और आने वाले समय में और भी बड़े हो। लेकिन कुछ और भी मैं जानना लेकिन अपने आप को ये ना करे कि नहीं मैं कुछ हूँ, ठीक है जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ, लेकिन किसी को जताना नहीं है ना कि मैं क्या हूँ। तो इस चीज को आप कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? जैसे कि पहले आप एक साधारण परिवार से आपने स्टेडियम में हॉस्टल में जगह पाई, फिर आप एक मोदी जी के और सभी लोगों के बीच में आप गई और एक बड़ी स्टार बनी। आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप बहुत सारे लोगों के आदर्श हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए। जो सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, आज वही सरकार बेटी को खिलाओ भी ऐसी बात करती है। तो आज आप एक रोल मॉडल हैं, हिमा दास आप और आप जैसे कई सारे वुमेन्स प्लेयर्स जो हैं, हम बात करते हैं किसी भी बड़े खिलाड़ी की, तो आज आप एक देश को एक नया दिशा दे रही हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक जब मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो आपने बताया कि आप जब बैंगलोर में ट्रेनिंग करती थी तो वहाँ लड़कियों को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं था, फिर भी आपकी लगन को देखते हुए कोच ने अलाउ किया और 25 लोगों के बीच में आप एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस करती हैं। और अभी आपने इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि एक ही कमरे में आपको प्रैक्टिस करना होता है तो आपको शाई फील होता है। तो इस शाई फील करने की और इस जो अंतराल है, गैप है, जो हमारी फ्रीडम आज़ादी की हम बात करते हैं कि इक्वालिटी, कि वो शाई फील ना कर रहे। जैसे अगर कोई लड़का होता तो वो शायद ऐसा बात नहीं कहता कि मुझे ऐसा करने में शर्म आती, या मैं उस स्टेडियम में गया वहाँ सिर्फ लड़कियां ही थी और लड़कों को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। तो ऐसे जो हमारे देश में अभी जो पनपने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि सबसे बड़ी सोच होती है, अगर हमारी सोच ही गिरी होगी तो फिर हम खुद ही गिरे होंगे।
और मुझे पता है ना कि मैं अगर बॉयज के साथ प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा गेम अपने आप अप होगा, मेरा डाउन नहीं होगा। बॉयज का गेम फिर डाउन हो सकता है गर्ल्स के साथ, लेकिन गर्ल्स का गेम हमेशा अप होता है। तो मेरे अंदर सिर्फ ये लालच रहती है सर कि मैं अगर अपने भैया लोगों के साथ प्रैक्टिस करूंगी तो मैं उनसे कुछ सीखूंगी, क्योंकि बॉयज का स्टेमिना, स्टिक वर्क, स्पीड, इंडोरेंस हर चीज बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसलिए भी अपने कोच से मैंने काफी टाइम बोला कि सर मुझे प्रैक्टिस करना है भैया लोगों के साथ। काफी टाइम तो सर ने बोला कि नहीं बेटा आप इधर मत करो, आप मैडम के पास करते हो, मैडम के पास करो। मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं हॉस्टल में रहती हूँ मैं तब तक मैं मैडम के साथ करूंगी, लेकिन जब मैं घर आती हूँ छुट्टियों के लिए तब मैं चाहती हूँ कि सर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखना है दुनिया के सामने। तो काफी सर ने मेरी प्रैक्टिस भी कराया, और बॉयज भी हमारे ग्राउंड के बहुत अच्छे हैं। छोटे से लेकर 2 साल से लेकर ना जाने बहुत बड़े बड़े भैया लोग आते हैं, तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं सर। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं केडी सिंह बाबू सोसाइटी की एक मेंबर हूँ। बहुत खुशी होती है, हर कोच हर प्लेयर सब सम्मान देते हैं मुझे। मुझे भी उस सोसाइटी का कुछ समय के लिए मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और 2012 से 15 के बीच में मैंने भी उसकी मेंबरशिप में अपना कुछ योगदान दिया था। लेकिन जब आपने कहा स्ट्रेंथ और स्टेमिना, एंड्योरेंस, आप अपने से वैसे प्लेयरों के बीच में प्रैक्टिस करती हैं जिनका स्ट्रेंथ स्टेमिना आपसे कहीं ज्यादा ऊपर है। तो जैसा कैसा लगा जब आपने पहली बार ऐसे लोगों के बीच में खेला जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इन सभी चीजों में, इवन उपलब्धियों के भी अगर बात करें तो उनसे ऊपर हैं। तो आपको उस टाइम पे कैसा लगा अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए उन लोगों के बीच में? मैं ना हॉस्टल में रहती थी सर, तो हमारी मैम क्या करती थी ना, बॉयज के साथ प्रैक्टिस मैच कराती थी। हमेशा वीक में 2 टाइम्स तो हमारे मैच होने रहते थे। तो उसी ग्राउंड पे जाते थे जिस ग्राउंड पे आज मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसी ग्राउंड पे जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो जितने भी लड़के वगैरह थे सब भैया लोग देखते थे कि हाँ ये लड़की के पास स्पीड है, ये कुछ कर सकती है, ये करेगी, ऐसे से बोलते थे। काफी सारा मैच ऐसे होता था, तो मैं क्या था ना, स्पीड थी मेरे पास तो, और इतना कुछ नहीं था। तो अगर मेरे से प्लेयर कोई निकल जाता था तो मैं हॉकी फंसा देती थी या मैं धक्का दे देती थी, प्लेयर गिर जाता था। तो ऐसा सब बहुत टाइम से ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने जो हमारे ग्राउंड के इतने अच्छे होनहार भैया लोग हैं उनको काफी देख के सीखा है, उन्होंने भी मुझे सिखाया है। अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे ये नहीं सोचते कि ये प्लेयर है या क्या है, वो ये सोचते हैं मेरे ग्राउंड की बेटी है, जो ये करेगी वो अच्छा करेगी, और हम चाहते हैं कि बहुत आगे जाए। जी। इंटरव्यू के शुरुआत में आपने कहा था कि जस्ट आपने सोचा कि अगर हॉस्टल में जगह मिल जाएगी, हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। तो अभी नौकरी का सोचती हैं और या खेलने का सोचती हैं, क्या सोचती हैं? अभी मैं नौकरी का तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ सर, क्योंकि अभी मुझे बस खेलना है और अपने देश के लिए इतना खेलना है कि मेरे देश का नाम है। अब मुझे जॉब की लालच नहीं है, अब मुझे खेल की लालच है कि आज मैंने इतना किया है, कल मुझे इतना करना है, परसों मुझे इतना करना है, और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक्स में। तो अभी इस संदर्भ में और आप क्या करती है? जैसे अगर आपने इतना बड़ा लक्ष्य तय कर लिखा है और यूं ही कोई इस कम उम्र में, जैसे आपने कई बार कहा कि अभी आपकी एज काफी छोटी है, नौकरी के बारे में सोचना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अचानक से ये मतलब नौकरी के लिए बिल्कुल भी ना सोचना, आप देश के लिए खेलना, ये तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है। बट फिर भी अपने करियर के लिहाज से आप क्या पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई को कितना समय देती हैं, इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। जी, मैं पढ़ाई करती हूँ इधर माध्यमिक विद्यालय से ही। अभी मैंने 12th पास आउट किया है, अभी मेरा रिजल्ट आया, अब मैं एडमिशन लेने जा रही हूँ ग्वालियर में ही। तो उसी पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई पे तो टाइम देना है। इंसान चाहे जितना अच्छा खिलाड़ी हो, लेकिन अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। हर चीज मेंटेन रखना जरूरी है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सो अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई को मैनेज आप कैसे करती, कितना समय दे पाती? क्योंकि पढ़ाई एक बहुत बड़ा बाधक है, जो भी हमारे देश के बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उनके नंबर खराब ना आए, या नंबर अगर थोड़े खराब आ जाते तो दोष खेल को दे दिया जाता है कि वो खेलता है या खेल में कुछ ज्यादा रुचि इसलिए नंबर खराब है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अगर जो है वो गेम है, खेल है। हम खेल को ज्यादा टाइम देते हैं, पढ़ाई को इतना नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो हम उस चीज पे फोकस उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं अपना, फिर तो भगवान के सहारे छोड़ देते हैं सर। कुछ अभी लोगों के प्रश्न आए थे जो लोग लाइव ज्वाइन किए हुए हैं,
तो उसमें किसी ने बोला कि अगर कोई लड़की अगर ऐसे समाज में है जिसको लोगों से आई मीन सपोर्ट ना करे उसके खेल कूद को, और खास तौर से तब जब वो इनिशियल स्टेज पर हो, जो उसने 1 साल 2 साल अगर वो लगातार स्टेडियम में जाता हो, तो उसको किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? सॉरी। एक सवाल आया, एक प्रश्न आया किसी का अभी आपके इस लाइव इंटरव्यू के दौरान, जिसमें किसी ने पूछा कि वो भी खेलना चाहती हैं बट परिवार और समाज का कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट करें, बिना सपोर्ट के कैसे आगे आप बढ़े, क्योंकि आपने भी अपने कोच के सपोर्ट पर अपने दम पे किया है सारी चीजें। पहली बात तो अपना खुद का माइंड सेट कर लो कि अगर मुझे ये चीज करना है, अगर मुझे पता होता ना, इंसान दूसरों से नहीं पूछ पाता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं क्या नहीं है। इंसान अपना आईना खुद होता है, इंसान को पता होता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी कितनी लिमिट है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उनको पता है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, तो उस चीज पर फोकस करो और अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाओ कि मम्मा पापा मैं ये चीज कर सकती हूँ और मैं इस चीज का विश्वास दिलाती हूँ, मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी और जो मेरा माइंड सेट है मुझे वो करने दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश काफी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें तय करना होता है कि हमें क्या करना है, और अगर हम तय कर चुके हैं तो फिर हमें उस रास्ते पे लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाज की कोई भी या जीवन की भी कोई भी समस्याएं अगर आए तो उस पर हमें लड़ना चाहिए। खेल शायद हमें यही सिखाता है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें जीतने के लिए खेलना है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आज हम एक हिंदुस्तानी परिवार की बात करें तो खाने के टेबल पर ही सारे दिन की बातचीत चलती है। आप इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं, तो क्या आप परिवार के इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में आप हिस्सा अपने आप को बना पाती हैं? इतना समय मिलता है, या फिर आप अपनी हॉकी की कहानियां सुनाती हैं? नहीं, हॉकी की कहानियां तो मैं जब तक कैंप में रहती हूँ तब तक आपस में ही सबसे बातचीत होती रहती है। और अपने यहाँ पे भी जब मैं ग्राउंड जाती हूँ तो अपने भाई लोगों से, जो मेरे सीनियर है, मुझसे ज्यादा नॉलेज है, मैं उनसे बातचीत करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने कोच से हर चीज शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे कोच मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और घर में तो काफी टाइम लड़ाइयाँ होती रहती है बस बहनों से। ऐसा कई बार होता है, जैसे हम एग्जाम देकर के आते हैं, जैसा आपने बताया कि भगवान भरोसे छोड़ दिया है जो भी, तो हमारे परिवार को हमारे परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है। तो एग्जाम देने के बाद हमसे पूछे जाते हैं कि कैसा पेपर हुआ, कैसा पेपर आया था, हार्ड था, इजी था। तो मैच में भी ऐसा होता है कि आप कहीं खेलने जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट तो सबको पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि खेलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि मुकाबला शुरू होने के बाद परिणाम जरूर निकल करके आता है और ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाते हैं। तो लोग पूछते हैं, खेलों के बारे में चर्चा करते हैं आपसे कि क्या खेला, कैसे खेला, क्या घर वालों का जनरल नॉलेज कंप्लीट हुआ हॉकी के बारे में, हॉकी के नियम के बारे में? जी, और ये रहता है ना सर, मैं अगर किसी से पूछती हूँ, जैसे कभी कभी मुझे फील होता है कि हाँ मैंने आज अच्छा नहीं करा है या मैंने आज अच्छा खेला है, तो मैं सबसे पहले अपने कोच से पूछना पसंद करती हूँ कि सर आज मेरी क्या गलती थी। और मतलब मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी तारीफ करे, लेकिन वो मेरी गलती निकालते हैं हमेशा कि बेटा इस चीज पे फोकस करना है, नहीं ये चीज अच्छा नहीं था। लेकिन वो मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इतना तो पता है। और मेरे फ्रेंड्स हैं काफी, मेरे वैसे लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं ना, बहुत कम ही लोग हैं जिनको मैं अपना मानती हूँ, जिनसे मैं अपनी हर चीज दुख सुख बताती हूँ या बात करती हूँ। वो मुझे काफी चीजें बताते हैं, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। जी, आपके 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। जी, मैं कह रहा हूँ आज के 5 साल बाद खुद को कहाँ पर देखते हैं? आज से 5 साल में मेरी तो बस एक ही ड्रीम है सर, सीनियर टीम में जाना और उसको प्रेजेंट करना कि मैं भी एक अच्छी प्लेयर हूँ और टीम के साथ कंटिन्यू करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं रानी दीदी की तरीके एक अच्छी प्लेयर बनूँ, वरना दीदी की तरीके, क्योंकि सीनियर में हर प्लेयर बहुत अच्छा है, तभी वो सीनियर टीम में है। और मैं भी चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं भी एक अच्छी प्लेयर बनूँ और मैं भी अपनी दीदी लोगों की तरीके अपने देश का नाम रोशन करूँ। कितना सपोर्ट मिल पाता है ऐसे सीनियर प्लेयर से, रानी रामपाल जैसे
भारतीय टीम के वो इतने लंबे समय से कप्तान है, अभी हाल ही में उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो जी कितना सपोर्ट उन लोगों से मिल पाता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है? सर, मतलब ये फील नहीं होता है कि वो हमारे सीनियर है, बहुत सीनियर है, मतलब कि रिस्पेक्ट हम देते हैं उनको। बहुत अच्छे सीनियर है सर वो, मतलब जूनियर को बहुत सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट मतलब कि प्रैक्टिस में सपोर्ट करना है, अगर किसी के पास पैसे नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जूते नहीं है या कुछ भी A to Z, सर हमारे सीनियर बहुत हेल्प करते हैं। रानी दीदी से लेकर जितने भी सर सीनियर है सब बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट अभी लगातार फिटनेस और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुहिम चला रही है। इसके एक खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि जब आपने करियर शुरू किया था तो वो दौर बिल्कुल अलग था। आपने खेलों को बहुत परिवर्तन होते हुए भी देखा होगा अपनी कम उम्र में। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे अच्छा तो ये है कि खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया से एक ये है, जो बच्चे आगे नहीं जा पाते थे, नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर पाते थे, अब ये उनके लिए बहुत अच्छा स्टेज है कि हम अगर प्रूफ करते हैं अपने आप को, हमारा गेम अच्छा है। हर स्टेट से बच्चों का सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद फिर हमको खेलो इंडिया कुछ मंथली पे करती है। जैसे 1 मंथ में 10,000 हमें हर महीने पे करती है, उसमें मेरा भी नाम है सर खेलो इंडिया में। तो खेलो इंडिया हम प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा स्टेज है। और डाइट के लिए डाइट हेल्प करती है, बाकी और भी चीजें जो मतलब गेम को बढ़ावा दे रही है। खेलो इंडिया से बहुत कुछ हमें बेनिफिट हो रहा है। खेलो इंडिया के कई सारे इवेंट्स को अगर हम देखें तो जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, पहले देश में सिर्फ नेशनल गेम्स होते थे जो एक बहुत बड़े स्तर पर होते थे, जहाँ पे खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का एक अनुरूप मिलता था और उनको लगता था कि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। अभी खेलो इंडिया में भी उसी तरीके का होता है, एक प्रॉपर तरीके की ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, अवार्ड रिवॉर्ड और काफी व्यवस्थित तरीके से होता है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि ये कितना कारगर है खिलाड़ियों का मेंटल स्ट्रेस? जो हम जब पहली बार कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलता है तो एक जिसको हम बोलते हैं इमोशनल डर, पहला इंटरनेशनल मैच में एक अलग फियर होता है, उस फैक्टर को क्लियर करने के लिए क्या खेलो इंडिया का ये स्कीम कारगर लगता है आपको? जी, बहुत और अच्छा है आप ही की खेलो तरह जो इंडिया का सर। जी जी मैं कहना चाहूंगा कि आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं और जो समाज के उस वर्ग में ऐसे आते हैं जिनको अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है, फ्यूचर का पता नहीं होता, और फिर भी लाख मुसीबत झेलते हुए भी अपने डिटर्मिनेशन तय करने के बाद अपना रास्ता तय करते हैं, जैसे आपने तय किया। आप एक रोल मॉडल हैं सभी के लिए। तो ऐसे लोग जब, ऐसा कई बार होता है कि आपको सफलता मिली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपके साथ में भी होंगे स्पोर्ट्स हॉस्टल में जिनको सफलता प्राप्त नहीं हुआ या जिनको एक पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती ताकि वो अपने टैलेंट को बड़े स्तर पे दिखा सके। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कभी अपने आप को गिव अप मत करो। और आज नहीं मिला कल मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन ऊपर वाला देता सबको है। अपनी मेहनत कभी मत छोड़ो, जब तक ही कर सकते हो तब तक ही करो। और कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हर इंसान को इंडिया मिलना चाहिए, हर इंसान को कैंप मिलना चाहिए। क्या पता जिसको कैंप मिलता है उसको कुछ और नहीं मिलता है, जिसको जिसको बहुत कुछ मिलना चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी करो दिल से करो, देर मिले दुरुस्त मिले। जी, बिल्कुल सही। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फाइनल एक मोटिवेशन लाइंस में आपके आपके माध्यम से चाहता हूँ कि तमाम सारे खिलाड़ी और खेल के चहेते लोग इस इवेंट को अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप देख रहे हैं तो इस चीज को अच्छा सोचो, और जो मैंने बोला है, मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, ये बिल्कुल सही बात है। और इस चीज से कुछ सीखो और अपने पेरेंट्स के लिए नाम रोशन करो, अपने कोच का, अपने फ्रेंड्स का, जो भी आपके लाइफ में है उनके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सभी जो लोग हमसे लाइव जुड़ के देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मैं सभी को मुमताज खान जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बेहद कम उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। न सिर्फ देश की टीम में शामिल हुई,
बल्कि देश के लिए अच्छा खेला और लगातार अच्छा अपना खेल जारी रखा है। और एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से जिन्होंने एक एथलेटिक्स में अपना करियर स्टार्ट किया था और कभी सोचा नहीं था हॉकी खेलेंगी, और हॉकी में आज इतने बड़े लेवल पे अपना नाम बना करके देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो इनसे सभी को सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप इंडिया के लिए खेलें और ढेर सारी उपलब्धियां पाएं, और हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू। खेल गांव की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सभी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद।